नमस्कार, मैं सपना बाफना आप सभी का स्वागत करती हूँ सच्ची मोटिवेशनल कहानी सपना बाफना की जुबानी में। आज हमारा एपिसोड नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस वीरांगना की कहानी जिसे सुन के हमारा रोम रोम खोल उठता है। उस वीरांगना ने हमारे देश में ऐसे ऐसे युद्ध लड़े हैं जिसे आज हम सुनने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सपना बाफना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीरांगना के बारे में बलिदानों के देश हमारे भारत में ऐसे ऐसे वीर जवानों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने खून से ऐसी ऐसी अमित गाथाएं लिखी है। उसी गाथाओं के बीच आपके बीच एक ऐसी कथा लेके आ रही हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। रानी लक्ष्मीबाई 23 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार से, जी हाँ, अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने अपने जीते जी कभी भी उन्हें झांसी पे कब्जा नहीं करने दिया। रानी लक्ष्मीबाई हम सभी महिलाओं के लिए पूरे विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया है और ये खुद में ही एक देश प्रेम की मिसाल कायम की है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ। इनका पहला नाम मणिकर्णिका था। इन्हें प्यार से लोग मनु के बुलाते थे। इनकी माता का नाम था भागीरथी और इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। ये मराठा थे और ये बाजीराव की सेवा करते थे। जब ये छोटी थी मनु, तो इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र से झांसी आ गया। जब ये झांसी आए तो 4 से 5 साल की उम्र में जब मनु छोटी थी, तब इनकी माता का देहांत हो गया। जब मनु का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो इनके पिता अपने मनु को लेकर बिठूर ले आए। बिठूर में ये जब राज दरबार में अपने साथ ले जाने लगे, जब वहाँ पे मनु की सुंदरता और चंचलता के कारण इन्होंने सबका मन मोह लिया। वहाँ पे सभी ने छबीली के पुकारने लगे। मनु की शिक्षा वहीं बिठूर में हुई, राज दरबार में हुई। वहाँ पे जब बाजीराव के पुत्र को शिक्षक पढ़ाने आते थे, वहीं मनु भी शिक्षा ग्रहण करती थी। उस उम्र में उन्होंने कई सारे वेद पुराण पढ़ लिए थे और 7 साल की उम्र में ही तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी। ऐसी ऐसी कलाएं उन्होंने सीखी थी और उस समय के बच्चों को, बालकों को उन्होंने पिछाड़ दिया था। उन्होंने बचपन से ही काफी वीर जवानों की कहानी सुनी है, वीर गाथाएं सुनी है और सबसे ज्यादा उन्होंने शिवाजी राव की कहानी सुनी है और अपने अंदर ग्रहण करी है। तो उन्होंने अपना अस्तित्व एक ऐसा वीर जवानों की तरह सुन के बिताया है, जहाँ पे सारी कहानियां वीर गाथाओं को प्राप्त होती है। तो उन्होंने अपने अंदर ही एक ऐसी वीर का जन्म कर लिया था, ऐसे वेद पुराण पढ़ के अपने दिमाग को तेज कर लिया था, जो उस उम्र के बच्चे के लिए संभव नहीं था। मई 1842 में उनका विवाह हुआ गंगाधर नेवलेकर से। वो जब झांसी आए तो झांसी में उनका काफी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। झांसी में जब वो प्रवेश किया तो उनसे कई सारे प्रश्न पूछे गए, उनकी परीक्षाएं ली गई। ऐसे ऐसे वेद पुराणों के प्रश्न किए गए जो एक विद्वान दे सकता है। वहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और उन सभी सवालों के काफी आसानी से जवाब दे दिए, क्योंकि कहते हैं ना, बचपन का सीखा सब याद रहता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के जब जैसे ही सवालों के सारे जवाब दिए तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतना सब कैसे याद है। रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान उनकी नजरों में और बढ़ गया, क्योंकि इतना वेद पुराणों का ज्ञान उस छोटी सी लड़की में था। वहाँ पर भी कुछ लोग रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता और तेज दिमाग को पसंद नहीं करते थे, पर रानी लक्ष्मीबाई ने कभी भी उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम से काम रखती थी। कई बार ऐसा होता था कि दरबार में ऐसे सवाल खड़े हो जाते थे जिनको रानी लक्ष्मीबाई चुटकियों में सुलझा देती थी। ये सब देखकर गंगाधर के नजरों में रानी लक्ष्मीबाई का प्रेम और बढ़ गया और सम्मान भी बढ़ गया। उन्होंने सोच लिया था कि अगर भविष्य में मुझे कुछ होता है तो रानी लक्ष्मीबाई ही हमारे राजपाट को संभालेगी, हमारे राजपाट को आगे बढ़ाएगी। कई लोगों को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो खुश नहीं थे। समय बीतता गया और शादी के 9 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पर कहते हैं भाग्य को कुछ चीजें मंजूर नहीं होती है। दामोदर राव को जन्म से ही कुछ बीमारी थी, जिसके चलते वे 4 महीने ही जीवित रह पाए और मृत्यु हो गई। गंगाधर अपने पुत्र की मृत्यु को लेकर काफी महीने तक बीमार रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। जब वहाँ पे झांसी में कोई भी वारिस नहीं रहा तो ब्रिटिश सरकार ने अपना षड्यंत्र रचना चालू कर दिया।
उन्होंने झांसी को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि अगर झांसी का कोई अब वारिस नहीं रहा है तो इस पे ब्रिटिश सरकार राज करेगी। बट हमारी झांसी की रानी को कहाँ ये सब मंजूर था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और झांसी खुद अपने हवाले ले ली। झांसी में रानी एक दिन दरबार में बैठी हुई थी तो उनके गोद में आके एक पुत्र बैठ गया। उन्हें लगा उनका भगवान ने उन्हें अपना पुत्र वापस लौटा दिया है। दामोदर राव उनके गोद में जैसे वापस आ गया हो। वो पुत्र उन्हीं के गंगाधर के छोटे भाई दत्ताराव का पुत्र था। उन्होंने उसको अपना वारिस बना लिया। उन्होंने उसे गोद ले लिया और उसे झांसी का वारिस घोषित कर दिया गया और कहा कि आज से आने वाले समय में ये झांसी का राजपाट ये संभालेगा। ये बात ब्रिटिश सरकार को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। ये कानून जारी किया था कि किसी राज्य में अगर वहाँ का वारिस नहीं होगा तो उस पर ब्रिटिश सरकार राज करेगी। ये बात सुनकर उन्होंने झांसी पे एक पत्र लिखा और वहाँ की सारी खजाना जब्त कर और ब्रिटिश सरकार ने झांसी पे हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को अपने बचाव करते हुए झांसी का महल छोड़ना पड़ा और वो रानी महल में चली गई। 1954 में वो जाते वक्त उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अपना किला वापस हासिल करके रहूंगी। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का किला हासिल किया और उन्होंने अपनी एक सेना बनाई जिसमें महिलाएं और पुरुष समान रूप से युद्ध का रणनीति सीख रहे थे। वहाँ पे उन्होंने अपने जेवर और सभी सोने के आभूषण वहाँ पे तोप के गोले बनाने के लिए दे दिए। रानी लक्ष्मीबाई के पास ऐसी तोपें थी जिसकी इतिहास में कई ऐसी मिसालें आपको मिल जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई जब अपनी सेना को तैयार कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार ने झांसी पे हमला बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल तैयार थी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है लड़ाई करने के अलावा। उन्होंने युद्ध का आरंभ किया और 8 दिन तक लगातार ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने सोच लिया कि अगर रणनीति से ये जीत हासिल नहीं कर सकता तो मैं कूटनीति अपनाऊंगा। ब्रिटिश सरकार ने कूटनीति का सहारा लिया और वहाँ के झांसी के एक गद्दार ने धूला सिंह की मदद से उन्होंने किले की एक कमजोर दीवार के बारे में जान लिया और वहाँ से घुसकर काफी लूटपाट और मार धाड़ मचा दी। वहाँ पे जब ये सब देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार हाथ में नंगी तलवार और अपने पुत्र को पीठ पे बांधे हुए रणचंद्रिका का रूप धारण करके रानी लक्ष्मीबाई रण में उतर चुकी थी और अंग्रेजों पे अपनी तलवार बरसना चालू कर दी थी। उनकी सेना ने झांसी की सेना ने जब ये देखा तो उनका मनोबल 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने भी हर हर महादेव और जय भवानी की गूंज से वापस युद्ध आरंभ कर दिया। तो ये ब्रिटिश सरकार की सेना काफी बड़ी थी और रानी लक्ष्मीबाई की सेना छोटी थी। फिर रानी लक्ष्मीबाई उन अंग्रेजों की सेना से घिर गई और उनके पैर में गोली लग गई जिनसे उनकी घोड़े की रफ्तार कम हो गई। उस घेरे में घिरे हुए होने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपना बचाव करते हुए एक बीच में नाला आ गया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई गिर गई। उनके पीछे जब अंग्रेज घुड़सवार पड़े हुए थे, अंग्रेज घुड़सवार जब उनके पास पहुंचे तो रानी लक्ष्मीबाई के पीछे से सर पे वार किया और एक सैनिक ने उनके सीने पे वार किया जिससे रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई। पर रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानने वाली थी। उन्होंने फिर भी अपनी तलवार लगातार चलाती रही। जब उनका ये अवतार अंग्रेज सरकार ने देखा, अंग्रेज के फौज ने देखा तो वो भागने लगे। स्वामी भगत देशमुख राव रानी लक्ष्मीबाई के अंत समय तक साथ थे। उन्होंने उनका शरीर वहां से उठाया और पास की ही एक कुटिया में ले गए। रानी लक्ष्मीबाई ने व्याकुलता से दर्द भरी आवाज में पानी पीने के लिए मांगा। उन्होंने पानी पी के अपने आखिरी शब्द जाहिर किए, अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करी। उन्होंने कहा कि मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं पर मेरी देह, मेरी काया, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्होंने आखिरी समय में अपने पुत्र को देखा और अपनी तेजस्वी आंखें बंद कर दिए। वो समय था जब उन्होंने क्रांति की ज्योति हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी चिता को मुख अग्नि उनके पुत्र के द्वारा उसी कुटिया में हुई और इतिहास में अंग्रेजों ने आज तक रानी लक्ष्मीबाई को एक वीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया है और उनकी प्रशंसा की है। आज की ये कहानी हम सभी महिलाओं के लिए एक ऐसी कहानी है जो हम कई बार महिलाएं
अपने जीवन में कई सारी चीजों को जल्दी से हार मान जाती, पर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे वीर योद्धाओं की अगर बात सुने, बात सोचे, तो उनके जीवन में भी काफी सारे संघर्ष थे, पर उन्होंने उन सबका सामना किया। हम महिलाएं भी उन सब का सामना कर सकती है और अपना जगह हासिल कर सकती है। आपने ये कहानी लास्ट तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ये अपनी टीम में अपने फ्रेंड्स के साथ कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा और आपका मेरे साथ ऐसे ही रिश्ता बने रहेगा। धन्यवाद।